दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर साफ साफ प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। चाहे हम लोग बात करें कोई भी भर्ती परीक्षा राज्य स्तर की हो या फिर केंद्र स्तर की हो, रामसर साइट या फिर अपन बात करेंगे आज रामसर स्थल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बात करें भारत में, तो भारत में रामसर स्थल वर्तमान समय में कितने हैं या फिर रामसर साइट कितनी है, तो 91 है। जैसा कि आज से 2 दिन पहले 5 जून की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है आपके विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर राजस्थान के 2 नए स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान समय में रामसर स्थल कितने हो गए, 91 हो गए। बात करें राजस्थान में कितने हो गए, तो सर राजस्थान में 4 हो गए। यानी इससे पहले 2 रामसर साइट राजस्थान में थी, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार और एक आपके सांबर झील। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, रामसर स्थल क्या होता है, रामसर आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है, रामसर समझौता कब हुआ था, या फिर अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो वो कब मनाया जाता है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए तो सेशन को अंतिम समय तक जरूर देखें। आपको खुद को ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा, ऐसा मजा आएगा सेशन में, क्योंकि हर कोई भर्ती परीक्षा होती है तो उसमें करंट के प्रश्न तो आते ही आते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे करंट को स्टैटिक जीके के साथ में जोड़ करके पढ़ने की, जिससे आपका संपूर्ण जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी साथी जुड़े हैं, मां भगवती, मां सरस्वती को वंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि साथ साथ में आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे और साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहे। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो यह सर कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन रामसर संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, रामसर संधि हुई थी। और रामसर संधि की बात करें, रामसर संधि कब हुई थी, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी। रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इस कारण से, इस वजह से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। हम लोग बात करें कि वर्ष 2025 यानी सन 2025 की अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। हमारे साझे भविष्य के लिए, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, आर्द्र भूमि की सुरक्षा यानी कि 2025 में हाल ही में जो 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना हम सबका काम है। ये आपकी थीम थी। अब देखिए, आर्द्र भूमि क्या होती है या फिर रामसर समझौता कब हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था। मैंने आप लोगों को बता दिया कि रामसर संधि या फिर रामसर समझौता कब हुआ था, आपके 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अब देखिए, रामसर समझौते का उद्देश्य क्या था। रामसर समझौते के उद्देश्य या फिर रामसर संधि के उद्देश्य की बात करें तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्राकृतिक परिस्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए यह समझौता किया था। यानी कि प्राकृतिक परिस्थिति को संतुलन बनाए रखना और आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। रामसर रामसर कहां पर है, ईरान के अंदर है। रामसर संधि हुई थी ना, ये रामसर कहां पर है, ईरान में है। रामसर संधि कब हुई, 2 फरवरी को हुई थी। रामसर संधि करने के पीछे उद्देश्य क्या था, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्राकृतिक परिस्थिति का संतुलन बनाए रखना। अब एक प्रश्न आपके अच्छा आएगा कि रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को हुई, रामसर संधि होने के कारण अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह रामसर संधि या समझौता हुआ 2 फरवरी 1971 को था, लेकिन इसके लागू होने की बात करें ना,
ये लागू आपके हुआ था प्यारे साथियों, कब हुआ था? लागू हुआ था आपके 1975 में। कब हुआ था? लागू 1975 में हुआ था। अब देखो रामसर साइट में या फिर रामसर आदर्श भूमि के अंदर वे आदर भूमियां होती है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया जाता है। जैसे कि हाल ही में 5 जून को दो हम लोग बात करें मेनार की या फिर बात करें खिंचन गांव की, तो इनको अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। यह मान्यता हम बात करें रामसर समझौते के तहत दी जाती है। किसके तहत दी जाती है? रामसर समझौते के तहत दी जाती है। ऐसी आदर भूमि के संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण यानी कि सही तरीके से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह संधि की गई थी, क्योंकि ये साझे भविष्य के लिए आदर भूमियां हैं। और इस बार की थीम 2025 की थीम की बात करें तो हमारे साझे भविष्य के लिए आदर भूमि की सुरक्षा। अब देखो आदर भूमियां वह स्थल होती है, वह जगह होते हैं जहां पर पानी की बात करें ना, आदर की बात आती है ना, तो अपन सीधा पानी की बात आती है। जैसे कि एक तो होता शुष्क और एक होता आदर, वो स्थान जहां पर स्थायी या फिर अस्थायी रूप से पानी जमा रहता है, यानी कि अपन कह सकते हैं थोड़ा ठंडा इलाका रहता है। जैसे कि हम मान सकते हैं बात करें तालाब की या फिर अपन नदी के किनारे या फिर समुद्री तट या फिर ऐसी दलदल भूमि, जो कि ऐसी भूमि जल और समान परिस्थिति तंत्र का क्या होती है? मिश्रण होती है, यानी कि संगम होती है। इसमें देखिए बात करें ना बायोडाइवर्सिटी, अपन बात करें आर्द्र भूमि में, तो आर्द्र भूमि में बहुत ज्यादा क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहां पर पक्षियों की बात करें या फिर पशुओं की बात करें या फिर पौधों की बात करें, इनके लिए ये क्या है? महत्वपूर्ण रहती है। क्या रहती है? महत्वपूर्ण रहती है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को। रामसर संधि कब लागू हुई? 1975 को। इसका संबंध रामसर जगह कहां पर है? ईरान से। और रामसर की बात करें तो हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा क्या थी? इस बार की थीम थी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करें कि सर राजस्थान में कितने स्थल है जो रामसर अभी तक, जैसे कि भारत में मैंने आप लोगों को बताया कि 91 स्थल हो गए रामसर भूमि का दर्जा जिनको दिया गया। हम लोग बात करें राजस्थान की, तो सर राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में अब कितने हो गए? अब राजस्थान के अंदर 4। बात करेंगे सर राजस्थान में 4 कौन कौन से हो गए? राजस्थान में 4 कौन कौन से हो गए? अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में आप लोग भली भांति जानते हैं 2 स्थान, एक स्थान जिसका नाम है आपके मेनार और एक स्थान नाम है जिसका है खिंचन गांव, कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान केवला देव घना पक्षी विहार, केवला देव घना पक्षी विहार। ये सर कहां पर है? ये सर है आपके भरतपुर के अंदर, भरतपुर में। इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1981 को दिया गया। कब दिया गया था? 1981 को दिया गया। ध्यान रखना 1981 में ही तो यहां पर क्या हुआ था? 1981 में ही इसको अभयारण्य का दर्जा दिया था। क्या दिया था? अभयारण्य का दर्जा दिया था। 1981 में इसको क्या दे दिया? रामसर आर्द्र भूमि स्थल का दर्जा भी दे दिया गया। हम बात करें सर 1985 में भी यहां पर कुछ हुआ था, केवला घनादेव पक्षी अभयारण्य या फिर पक्षी विहार। 1985 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। किसने शामिल किया था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। केवला देव घना पक्षी विहार की बात करना, यहां पर पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली की बात करें तो कहां पर है? केवला देव घना पक्षी विहार में। केवला देव घना पक्षी विहार की बात करें सर प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? तो साइबेरियन क्रेन केवला देव घना पक्षी विहार का प्रसिद्ध पक्षी है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करें कि दूसरा स्थल कौन सा था, तो दूसरा स्थल था आपके प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। और इसे आपके रामसर साइट का दर्जा कब दिया या फिर आदर्श भूमि का दर्जा कब दिया था? तो 1990 के अंदर दिया था। अब देखिए सांबर झील से आपके वैसे देखा जाए तो सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली की बात करें चिल्का झील, कहां पर है? उड़ीसा में। अब देखो सांबर झील से एक प्रश्न हर परीक्षा में आता है और वो प्रश्न है कि सांबर झील में कौन सी 4 नदियां हैं जो आकर के गिरती है? तो 4 नदियां आकर के कौन सी गिरती है? एक आप छोटी सी ट्रिक से याद रख लेना, और ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों रूम खाक। क्या है? रूम खाक। रूम खाक से क्या हो जाएगा? रू से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके रूपनगढ़। क्या हो जाएगा? रूपनगढ़ हो जाएगा। रूम से क्या हो जाएगा?
रूपनगढ़, में से हो जाएगा आपके मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, खारी नदी, कौन सी नदी, खारी नदी, और कौन सी नदी, तो खंडेला नदी, कौन सी नदी, खंडेला नदी। अब देखो 4 नदियां आकर के सांबर झील में गिरती है। आप लोगों को याद रखना है कि 4 नदियां आकर के अपना पानी कहां पर लाती है, सांबर झील में लाती है। अब देखो रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, रूम खाक। अब खारी की बात आती है ना, तो राजस्थान की एक नदी ऐसी है जो आधी खारी है और आधी मीठी है, यानी कि अपने परवा क्षेत्र में आधे समय तक तो वो मीठी रहती है, उसके बाद में खारी हो जाती है। और वो नदी कौन सी है, वो नदी है प्यारे विद्यार्थियों लूनी नदी। लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। अब आपके मन में आ रहा सर, आधी खारी और आधी मीठी का मतलब वहां पर बाद में कोई नमक डाल दिया जाता है, पहले शक्कर डाली रहती है? नहीं, हम बात करें लूनी नदी की। लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है। नागपहाड़ अजमेर से होने के बाद लूनी नदी बालोतरा, अब तो जिला बन गया, पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, बालोतरा के आसपास आने के बाद में वहां पर इस मिट्टी में माइकासिस चट्टाने होने के कारण और कल कारखानों का पानी भी आता है, औद्योगिक क्षेत्र का, फैक्ट्रियों का, इस कारण से यहां का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगर बात करें कि सर 2 स्थल तो ये हो गए, तीसरा और चौथा स्थल कौन सा है, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे और चौथे स्थल की बात करें ना, तो तीसरा स्थल है आपके एक मेनार गांव। कौन सा गांव, मेनार गांव। और मेनार गांव सर कहां पर है, मेनार गांव है आपके उदयपुर में। इसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो आपके खिंचन गांव। कौन सा गांव, खिंचन गांव, याद रखना कौन सा गांव, खिंचन गांव। और ये खिंचन गांव कहां पर है सर, ये खिंचन गांव आपके फलोदी के अंदर है। कहां पर है, फलोदी के अंदर है। खिंचन गांव की बात करें ना, पहले खिंचन गांव जोधपुर में आता था, लेकिन वर्तमान समय में फलोदी जिला बनने के बाद ये खिंचन गांव लगभग बात करें ना तो फलोदी से 4 किलोमीटर दूर है खिंचन गांव। खिंचन गांव को दर्जा देने के पीछे, खिंचन गांव को दर्जा रामसर साइट का या फिर आदर भूमि का क्यों दिया गया, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, खिंचन गांव में एक प्रवासी पक्षी है। कौन सा पक्षी है, पक्षी है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी। और प्रवासी पक्षी की बात करें ना, इस प्रवासी पक्षी का क्या नाम है सर, प्रवासी पक्षी का नाम है आपके कुरजा। क्या है, कुरजा। ये कुरजा पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो है आपके डेमोइजिल क्रेन। डेमोइजिल क्रेन, डेमोइजिल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है। यह प्रवासी पक्षी लगभग बात करें ना सितंबर के बाद में आना शुरू हो जाता है। कहां पर, भारत में। और भारत में आता है राजस्थान में। राजस्थान में कहां आता है, फलोदी के खिंचन गांव में आता है। अब देखो इसका वास्तविक नाम तो प्यारे साथियों आपके डेमोइजिल क्रेन ही था। क्या था, डेमोइजिल क्रेन ही था। लेकिन यहां पर स्थानीय स्तर पर बात करें ना तो इस डेमोइजिल क्रेन पक्षी की आवाज कुर कुर की थी। कैसी थी, कुर कुर। तो कुर कुर से इनका नाम पड़ गया कुरजा पक्षी। इसको क्या कहा जाता है, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। इसी पक्षी को राजस्थान में मेहमान पक्षी भी कहा जाता है। मेहमान पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेहमान पक्षी भी कहा जाता है। इसी पक्षी को राजस्थान में शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये महिलाओं की तरह शर्माता है। क्या है, महिलाओं की तरह शर्माता है। हालांकि कई पुरुष भी शर्माते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः हम बात करते हैं शर्माती कौन है, महिलाएं। तो महिलाओं की तरह शर्मिला भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है महिलाओं की तरह, ठीक है ना। तो इस वजह से इसे शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। अब एक अभ्यारण्य है, वहां पर भी एक कुरजा पक्षी जाता है। और मुख्य रूप से कुरजा पक्षी जाता क्या, जाता तो खिंचन आता है, लेकिन ताल छापर अभ्यारण्य में कुरजा पक्षी पाया जाता है। एक अभ्यारण्य जिसका नाम है आपके ताल छापर। ताल छापर। और ये ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है, ध्यान रखना, ताल छापर अभ्यारण्य है आपके चूरू के अंदर। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है, चूरू के अंदर है। और ये कुरजा पक्षी वहां पर भी पाया जाता है। अब देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कुरजा पक्षी आता कहां से है, प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी की बात आती है ना तो प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। और प्रवासी दिवस की बात करें ना तो प्रवासी दिवस प्यारे साथियों मनाया जाता है आपके 9 जनवरी को। कौन सी जनवरी, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस है जो मनाया जाता है।
कुर्जा पक्षी आता है आपके मध्य यूरेशिया से, और मध्य यूरेशिया की बात करें ना तो आपके कृष्णा सागर, मंगोलिया और पूर्वोत्तर चीन से उड़ान भर के यहां आता है। और यहां कहां आता है? खिंचन गांव में आता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, लगभग बात करें ना हजारों किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा या फिर 6000 किलोमीटर का सफर तय करके खिंचन गांव में आता है कुर्जा पक्षी। कहीं विचलित नहीं होता है, न उसके जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो वहां से सीधा कहां आता है? खिंचन गांव। ऐसे नहीं कि वो बीच में कहीं इस रूप से कहीं रहने लग जाता, नहीं, सीधा सीधा उड़ान भर के कहां पर आता? खिंचन गांव आता। साइबेरिया से लेकर के मारवाड़ में खिंचन तक की यात्रा बिना जीपीएस से तैयार करता, अपन कहते हैं कि अपन कह सकते हैं कि बिना जीपीएस से आता है कौन? कुर्जा पक्षी या फिर डैमोजिल क्रेन। ये आता किस माह में? मुख्य रूप से सितंबर में। देखो, एक तो सीधा वहीं पर आता है और एक टाइम का भी पंक्चुअल है, यानी उड़ान भरता ना तो एक घड़ी की तरह कंटिन्यू रूप से चलता रहता है एक फिक्स समय में। और फिक्स समय की बात करें तो लगभग सितंबर महीने में आता है। एक आप लोगों के लिए रोचक जानकारी यह है कि जब ये कुर्जा पक्षी वहां से यहां आता है तो लगभग हम बात करें ना 100, 150, 200 की संख्या में आता है आमतौर पर। ठीक है, आते हैं उस समय कितने हैं? आते हैं मान लो 200 आए, ठीक है, जाते हैं ना तो 200 से ज्यादा जाते हैं वापस से, यानी कि आते हैं। अब देखो, मैंने कहा मेहमान बन के आया, और आया कितना? मान लीजिए एक बार के लिए 200 पक्षी आए, वापस जाएंगे तो 200 से ज्यादा जाएंगे। 200 से ज्यादा क्यों जाएंगे सर? जब घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान तो आते हैं, उतने ही जाते हैं। लेकिन नहीं, यह एक रोचक जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। यहां पर वो प्रजनन क्रिया करते हैं, खिंचन गांव में वो प्रजनन क्रिया करते हैं। प्रजनन क्रिया करने के बाद, प्रजनन क्रिया करेंगे तो उनके बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद वो उड़ने लायक स्थिति में हो जाते हैं ना, तो वो वापस से उड़ान भरते हैं अपने वापस से स्थान जहां पर से वो आए। तो ध्यान रखना, आते हैं तब कम आते हैं, वापस जाते हैं तब ज्यादा जाते हैं। ठीक है, यानी कि परिवार का विस्तार करने के लिए वो यहां पर आते हैं, अपन लोग कह सकते हैं। डैमोजिल क्रेन पक्षी है जो खिंचन गांव में अपना परिवार का विस्तार करने के लिए आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब देखो प्यारे साथियों, आपके प्रश्न करंट से यही था कि वर्तमान समय में रामसर स्थल राजस्थान में 2 और बनाए गए, एक मैनार गांव और एक आपके खिंचन गांव। लेकिन आप लोग खुद बताइए कि मैं अक्सर एक चीज और कहता हूं कि करंट के प्रश्न आते हैं ना, तो करंट के प्रश्न स्टैटिक जीके के साथ में को रिलेटेड करके एग्जामिनर देता है। तो आशा और अपेक्षा करता हूं कि यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब देखो, कुर्जा पक्षी की बात करें ना, तो कुर्जा एक राजस्थान में लोकगीत भी है। क्या है? लोकगीत भी है। कुर्जा लोकगीत है। वीरणी अपने, या फिर अपन कह सकते हैं प्रेयसी अपने प्रेमी को संबोधित करते हुए कुर्जा पक्षी से आग्रह करती है कि आप मेरा संदेश प्रियतम को दे देना। वीरे के मारी प्रेयसी कुर्जा को संबोधन में कुछ संबोधित करती है और एक गीत गाती है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। अब प्यारे साथियों, वीरे गीत है कुर्जा एक, तो आपके पर्सन ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप सेशन में बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको ये वीरे गीत सुनाऊंगा थोड़ा सा ना। तो अब देखिए, आप लोगों को ये पर्सन काफी कुछ जो पैनल के ऊपर दिख रहे ना, ये मैं वादा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये कुर्जा पक्षी की बात करें ना, कुर्जा पक्षी है जो जोधपुर का शुभंकर भी था। देखो, जोधपुर और जोधपुर जिले का शुभंकर, और शुभंकर की बात करें, शुभंकर और शुभंकर क्या है? कुर्जा पक्षी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि फलोदी जिला बन गया, तो हो सकता है कि यह शुभंकर फलोदी का हो जाए, जोधपुर का अलग हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन अभी तक की बात करें ना, तो जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है? कुर्जा पक्षी है। तो आप लोगों की अगर इच्छा हो रही है कि सर एक ये कुर्जा गीत हमें सुना दीजिए, मेरा तो मन है कि मैं आपको सुना दूं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, आप है ना किसी प्यार प्रेम के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप लोग प्यार के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके दिल टूटेंगे। क्या टूटेंगे? दिल टूटेगा। और अगर आप पढ़ाई के चक्कर में पड़ेंगे तो आप क्या तोड़ेंगे? रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मंजिल हमारे सामने खड़ी है, हमारे को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। चलो, आपका मन है, मेरा मन है, आपको गीत सुना ही देता हूं। मैं फोन लाता हूं ना। ये आपको गीत सुना ही देते हैं। एक बार आप तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहने वाला है।
ये आपको सुना देते हैं। मैंने सुना था अभी, है ना, इसलिए आपको भी मेरा मन एक सुना देता हूं। कहाँ गया भाई कुर्जा? आपकी इच्छा हो गई तो इच्छा की पूर्ति हम करते हैं ना। कुर्जा गीत कहाँ गया? कुर्जा, ये लो। कुर्जा तुम्हारी बेलड़ी सांभरी थानी बात संदेशो ले चल भेजू थारे ला। सुनाई दे रहा ना? आँखों पे लिखोगे दिला आँखें सुन बहता जड़ी कुर्जा मारो और मिला क्यों संदेशों पुगा क्यों चल बोला कहीं दूर दिखा दे अंगना में अंजुरू घटरी और सूझोगे या भी मासूना समझ गया ना? मजा आया कि नहीं बताओ? आप ये सॉन्ग भले सुनना लेकिन पढ़ते रहना है ना। और आपको है ना याद किसी को नहीं करना, आपको केवल और केवल याद रखना आपको किताब होगा ना। बिल्कुल, ये आपने सुन लिया ना। एक और सुना देता हूँ ऐसे ही, और एक और सॉन्ग है ना। कहाँ गया वो? ये कुर्जा पक्षी को है ना यहाँ की महिलाएं अपनी बहन मानती है। ये इस सॉन्ग में कह रही है कि तुम मेरी क्या है, बहन है। भाण है, भाण का मतलब बहन है। कहाँ गया एक, अब मिल नहीं रहा है। मैंने सुना था अभी अभी तो मेरा मन हो गया कि आपको भी सुना दूं। वैसे आप सुन लेना ना। अब मिल नहीं रहा, वो अच्छा था ना, एक साफ आवाज के अंदर था। अब है ना सुना दिया आपको, ये देखो, ये लो। यानी वीरणी स्त्री अपने पति या फिर प्रेमी को याद करते हुए कुर्जा को संदेश देती है, संबोधन देती है कि ये मेरा पत्र है, ये मेरा विचार है, ये मेरी बात है, मेरे प्रेमी या प्रियतम तक पहुंचा देना। आपको अपनी बात कहां पहुंचानी है? किताबों की बात को आत्मसात करना है। इस बात को आपको आत्मसात करना है। कुर्जा की बात आई तो मैंने आपको गीत जरूर सुना दिया, लेकिन आप लोग केवल इसके चक्कर में पड़े रहना, बाकी किसी के चक्कर में मत पड़े रहना। यानी कि आपको विकल्प खूब मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन एक ही काफी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ज्ञान गंगा बह रही है ना, इस निःशुल्क ज्ञान गंगा में आप अपनी आहुति लगा लीजिए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो आप है ना इसको पूरा का पूरा क्या अच्छे से आत्मसात कर लेना। आत्मसात कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो राम सर इस लॉ से संबंधित हम लोगों ने कोशिश की कि आपको कम कंटेंट में मैक्सिमम जानकारी दे, और मैक्सिमम जानकारी आप लोग आत्मसात करेंगे, आपको याद हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ठान ली तो क्या है, ठान ली तो जीत है, और मान ली तो क्या है, हार है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को खुद को अंतरात्मा से पूछना
अगर आप लोगों के लिए ये स्लाइड, आप लोगों के लिए कंटेंट अगर महत्वपूर्ण है और आपको लग रहा है कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी हमारे काम का है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम इसी प्रकार के आप लोगों के सामने वीडियो सेशंस जो कि करंट से को रिलेटेड करते हुए हम लोग स्टैटिक जीके की बात करेंगे। तो हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।